नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेमेंद्र एकेडमी। आज जो हम लोग देखने वाले हैं एक नया टॉपिक की शुरुआत है। जैसे कि आप सभी को पता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इनका एग्ज़ाम 6 सितंबर 2026 को होना है। ऐसे में ये जो टॉपिक है एसएसटी का पार्ट है, जो कि सेकंड पेपर का है, उसे हम देखने वाले हैं। दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो चैनल है या टीचिंग से संबंधित चैनल है, बहुत ही छोटा सा चैनल है। बस इसमें आप लोगों के लिए एसएसटी का है, ईवीएस का है, हिंदी का है और सीडीपी का, ये चारों टॉपिक से हम इसमें वीडियो डालेंगे। इसमें हम जितने भी पिछले ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे और आने वाले जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आने की संभावना है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था? बताइए, ऐसे प्रश्न ना आपके एग्जाम में आते हैं। निम्न में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था? ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप या लॉर्ड कैनिन। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमें बताएं। आप ना अपने कॉपी पेन में नोट डाउन करके रखना और लास्ट में हमें ये बताना है कि आपका 30 में से कितना सही गया। इसका आंसर आ जाएगा विलियम जोन्स रहेगा। मैंने यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी भी लिख दिया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक है वह विलियम जोन्स है, जिन्होंने 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित पोर्ट विलियम में की थी। दूसरा प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, आपके एग्जाम में ना इसी प्रकार के प्रश्न आजकल ज़्यादातर देखने को मिलता है, खासकर से ऑब्जेक्टिव के माध्यम में। उसमें जो कथन या कारण है या आपके विचार है, इसी प्रकार के। यहाँ पर दो विचार हैं। पहला में क्या लिखा है, आ में कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी के नाम से जानी जाती हैं। बी में क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि एनो डोमिनी यानी कि एडी के रूप में जानी जाती है। अब आपको बताना है इसमें सत्य कौन सा है, केवल असत्य है कि केवल ब सत्य है, या आ और ब दोनों सत्य है, या ना तो आ है और ना ही बा है। आप देख रहे कभी भी इतिहास पढ़ते हो तो उसमें एक सन आता है ईसवी या ईसा पूर्व, है ना। तो इसमें ना उल्टा चलता है। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, 2350 से 1750 के मध्य, फिर वैदिक काल आ जाता है, फिर महाजनपद काल आता है। तो ये घटते हुए क्रम में रहता है। तो जितने घटते हुए क्रम में यानी कि इस दिशा में है, इसे ईसा पूर्व कहते हैं। उसके बाद 1 2 3 आज की डेट में 2026, ये सभी क्या है, ईस्वी के रूप में गिनते हैं। तो यहाँ पर आ और बा दोनों सही हैं। इसका मतलब सी आंसर सही रहेगा। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर लिखा है दो कथन। आ में क्या है, मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त हैं। बताइए है क्या? बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है जिनकी रचयिता कौन है, विशाखदत्त है। ब में क्या लिखा है कि मालविकाग्निमित्रम का लेखन कालिदास के द्वारा किया गया था। तो ये भी सही है, यानी कि आ और ब दोनों सही हैं। आंसर लगाना है सी। आपको ना प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसका आंसर सटीक ढंग से लगाना है, क्योंकि एक एक शब्द में थोड़ा सा फर्क रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में क्या है, यूनानी रोमन लेखकों में टेथियस, मेगास्थनीज, टॉलमी आदि थे। तो ये सही रहेगा। जैसे कि हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं यूनानी जो रोमन लेखक है उनके बारे में जानकारी मिलता है। उसी प्रकार के चीनी लेखकों के बारे में भी जानकारी मिलता है, जैसे कि ह्वेनसांग है, फाहिनयान है, इत्सिंग है, ये सभी चीनी लेखक हैं। अरबी लेखक भी आए थे कुछ, जैसे कि अलबरूनी। तो ये जो है प्रमुख थे। इसका मतलब डी ऑप्शन सही रहेगा, जो कि यहाँ पर तीनों कथन या तीनों ऑप्शन सही हैं। 5वां प्रश्न है, प्रारंभिक दिनों में सामान्य रूप में सामान्यतः
सामान्य महिलाएं एवं पुरुष अपने दैनिक कार्यों का लेखा जोखा नहीं कर रखते थे, क्योंकि जैसे कि आजकल ना सभी लोग अपने दैनिक जीवन में क्या क्या कर रहे हैं या कल कहाँ जाना है इसके बारे में सब जानकारी बना के रखते हैं। लेकिन प्रारंभिक जीवन काल में ऐसा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? सिंपल सी बात है भाई, उस समय के लोग पढ़े लिखे नहीं थे। दूसरी बात है कि कल क्या करना है, आज क्या करना है, उसके बारे में उनको उतना ज़्यादा जानकारी नहीं था। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन है ना, इसमें से चारों को आपको पढ़ना है। जैसे कि वे अपने परिवार के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था में लगे होते थे, जिससे उनके पास इन कामों के लिए समय नहीं होता था। तो ये गलत रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं तो क्या करेगा। उनका ऐसा विश्वास था कि यह आवश्यक नहीं है। सी में क्या है, वे लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। तो यही बात जो है सही रहेगा, क्योंकि सामान्य रूप से जो महिला पुरुष है उस समय के प्रारंभिक दिनों के, तो वो लोग क्या है पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनको नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों यहाँ पर असत्य कथन को छांटना है। इसका मतलब है बाकी जो तीन ऑप्शन है वहां सत्य है। पहला, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। ये बात जो है सही है ना। सिक्कों का जो अध्ययन होता है, जैसे पुराने जमाने के सिक्के प्राप्त होते हैं उन सभी का अध्ययन करते हैं, उसे न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। बी में ऑप्शन में क्या है कि देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद यवन शासकों को जाता है। तो ये भी सत्य है। सी ऑप्शन में भारत में प्राचीनतम सिक्के अधिकतम सोने के हैं। तो ये गलत है। क्या लिखा है? प्राचीनतम सिक्के अधिकतम, अधिकतम नहीं रहेगा भाई। पहले के जमाने में जो सिक्के प्राप्त हुए वहां तांबे के हैं या आहता के बने हुए थे, तो इस प्रकार से बने होते थे। लेकिन सोने के सिक्के बहुत बाद में जारी किया। तो आंसर क्या रहेगा? जो असत्य है वहां सी रहेगा, असत्य। सातवां प्रश्न है, सोने के सिक्के जारी किस भारतीय राजवंश ने किया था? बताओ कौन से ऐसे भारतीय राजवंश हुए जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए? आंसर आ जाएगा इसका, बताइए। कुषाण वंश है कि गुप्त वंश है कि मौर्य वंश है या मराठा वंश है? आंसर आ जाएगा कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासक इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। अगर मुगल शासकों के बारे में पूछ देता है, कभी कभी यहां से प्रश्न आ जाते हैं कि किस मुगल शासक ने या प्रथम मुगल शासक की बात आता है, तो आपको सही जवाब लिखना है अकबर। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चारों को पढ़ना है और चारों को पढ़ने के बाद सही आंसर लगाना है। जैसे कि देखो, भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों को लिखित रूप में रखते थे। तो ये सत्य है, क्योंकि कोई भी शासक जब शासन करता है तो वह कोई भी जो कार्य करता है, नियम कायदे कानून है, उन सभी को लिखित रूप से रखते थे। अंग्रेजों का यह मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहां का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है। ये भी सत्य है। ब्रिटिश काल के अधिकारियों के बारे में उनके द्वारा लिखे गए दस्तावेज से पता चलता है। तो ये भी सही बात है। तो उपरोक्त आंसर सभी सही रहेगा, जो कि यहां पर हमको सत्य कथन को छांटना है। नौवां प्रश्न है, इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति किस महान संत के जन्म से की जाती है? बताओ इतिहास में जो तिथियों को लिखना है तो वह किस महान संत के जन्म से की जाती है? अभी जस्ट बताया था आपको, ईसा पूर्व या ईसवी। ये ईसा मसीह के हैं। कहा जाता है कि ईसा मसीह का जो जन्म है वहां, मतलब एक देखो ईसा पूर्व के बाद और ईस्वी के पहले तो हम इसी को ही मानते हैं, एक को ही मानते हैं। इसके बाद 2, 3, 4, 78 में आए, फिर 15 है ना, 1947 आ गया, फिर 2025, 2026, ये ही क्रम है। तो ईसा मसीह इसका आंसर सही रहेगा। चलिए 10वां प्रश्न है, पुरातत्व शास्त्री यह कैसे पता करता है कि कौन सी वस्तु पत्थरों से बनी है? बताओ जो भी पुरातत्ववेत्ता होते हैं उनको कैसे पता चलता है कि कौन सी वस्तु पत्थरों से बनी है? अब भाई कोई भी जैसे मूर्ति मिल रहा है, प्राचीन मूर्ति, अब उसको तोड़ तो नहीं सकता देखने के लिए कि पत्थर का है कि या और कुछ का है, तो उसे कैसे पता करता है?
एक तो होता क्या है, भवनों, मूर्तियों एवं पेंटिंग के अवशेष से कुछ न कुछ उसका अवशेष मिलता है, उससे प्राप्त होता है। खनन से प्राप्त शस्त्र, हथियार एवं आभूषणों से भी प्राप्त चलता है। भूमि के नीचे पाए जाने वाले सिक्के, बर्तन आदि से यहाँ प्राप्त होता है। तो उपरोक्त सभी आंसर सही रहेगा, जिससे क्या होता है कि कौन सी वस्तु पत्थरों से बनी है, इनके बारे में जानकारी मिलता है पुरातत्ववेत्ता को। 11वां नंबर का प्रश्न है, प्राचीन दिनों में किन विषयों पर पुस्तकें नहीं लिखी गई? बताओ, प्राचीन दिनों में यानी कि प्रारंभिक जीवन काल में मानव के किन विषयों पर पुस्तक नहीं लिखी गई? रहस्यमय हत्याएं पर, या धार्मिक मान्यताएं एवं क्रियाएं पर, राजाओं का जीवन पर, या कथा, कविता एवं नाटक का? तो आपको ना कहीं धार्मिक मान्यता है, राजाओं का जीवन, कथा, कविता आदि के बारे में देखने को मिलता है। लेकिन प्रारंभिक दिनों में रहस्यमय जो किताब है, इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलता, उस समय नहीं लिखा जाता था पुस्तक। तो आंसर ए सही रहेगा। अगला है, निम्न में से कौन से सुलेख शास्त्र की विशेषताएं नहीं हैं? दोस्तों आप ना ये जो 12 नंबर का प्रश्न है, आप इसे हटा देना, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ गलत टाइप किया है, इसे आप इसे हटा देना, ठीक है। चलिए हम 13 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। क्या लिखा है कि 9वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया। एक तो है हिंदू भारत, दूसरा है मुस्लिम भारत और तीसरा है ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या असर है? हमारे भारत को ब्रिटिश इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है, एक तो हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। आंसर क्या रहेगा? शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। तो ऑप्शन यही रहेगा, क्योंकि जितने भी शासक आए उन्होंने अपने अपने धर्म को चलाया है, इसलिए आंसर ए सही रहेगा। अगला, प्राचीन समय में पांडुलिपियां किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती थी? बताओ। जैसे कि आज भी कई लोग बोलते हैं जैसे कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ है, तो पहले के जमाने में जितने लोग थे वो लोग किस में लिखते थे? आता है कई बार प्रश्न। तो भाई उस समय जैसे कि एक आते हैं ना भोजपत्र है, मतलब पेड़ों की जो छाल होता है उसमें लिखते थे, भोजपत्र कहते थे। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से ताड़ पत्रों या भ्रूण वृक्षों के पत्तों पर है। तो ऑप्शन इसका बी सही रहेगा, जिसमें इनके छालों पर कुछ लिखते थे, जिसे पांडुलिपियां कहते हैं। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्न में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। क्या बोला गया है? आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? अब आपको उचित विकल्प को चुनना है। जैसे कि यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है। दूसरा, यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता को मूल्यांकित करता है। यह तिथि और घटनाओं को याद करने का रोचक तरीका है। डी ऑप्शन है, इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा, जो कि सटीक आंसर है, वहां ए ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करते हैं। हमको इतिहास क्यों जानना है? क्योंकि इतिहास में जो गलती हुई है उसको हमको नहीं दोहराना है। इतिहास आपके लिए सहायक होगा। बताओ, इतिहास जो है आपके लिए सहायक होगा कैसे? ऑप्शन दिया है 3। वर्तमान कैसे विकास हुआ ये समझने में, भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो दोस्तों इसमें जो सत्य कथन को छांटना है ना, तो देखो भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने के लिए भी जरूरी है और अतीत की वर्तमान से तुलना करने के लिए भी जरूरी है। इसका मतलब है ब और स सही रहेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 17 नंबर का प्रश्न है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां खाली स्थान पर लिखी गई थी। बताओ, सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़ पत्रों पर, अभी जस्ट बताया था ना, है ना, ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी, जिसे भोजपत्र कहते हैं। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत नहीं है। मतलब
प्राचीन इतिहास को जानना है तो उसके लिए साहित्यिक स्रोत कौन सा नहीं है, जैसे कि मुद्रा राक्षस है, मालविकाग्निमित्रम है, राजतरंगिणी है। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस विशाखदत्त है, मालविकाग्निमित्रम ये कौन है, कालिदास जी हैं, है ना। ये सभी इतिहास जानने का स्रोत है, लेकिन पंचतंत्र नहीं, क्योंकि पंचतंत्र जो अभी अभी का है, हालांकि बहुत पहले का है, लेकिन ये इतिहास को नहीं दर्शाता, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं। अगला देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मुद्रा राक्षस विशाखदत्त का है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास का है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है और राजतरंगिणी कलहन का है। ये कश्मीर का इतिहास है राजतरंगिणी में। 19वां प्रश्न है कि भारत में प्राप्त अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो भारत में प्राप्त अधिकांश लिपि वहाँ ब्राह्मी और खरोष्ठी, ये दोनों को याद रखना आपको, ठीक है। कभी भी प्रश्न आएगा तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठ लिपि ये दोनों में लिखे गए हैं, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है कि स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। बताओ, स्थल का एक सकरा भाग, जैसे कि कोई एक जैसे इधर एक सकरा भाग है, यहाँ पर एक सकरा भाग है, तो ये बड़ा भूभाग है, ये बड़ा भूभाग है, छोटा सा भूभाग जो कि दोनों स्थलीय भाग को जोड़ता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्थल संधि। जैसे कि दो बड़े समुद्रों को जोड़ने वाली जो छोटी सी समुद्री रास्ता है उसे क्या बोलते हैं, जल डमरू कहते हैं। उसी प्रकार से स्थलों को जोड़ने के लिए स्थल संधि कहते हैं, या जल संधि जलों के लिए है, स्थल के लिए स्थल संधि। निम्न में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है, बताओ। जैसे कि हमारे पृथ्वी में 7 महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। कैसे, देखो यहाँ पर मैंने ना 7 महाद्वीपों के बारे में लिखा है और इनके कुल वर्ग किलोमीटर को। जैसे कि सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा भारत देश भी है। इनकी जो है लंबाई चौड़ाई है 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप सेकंड नंबर पे है, जिसमें 3,03,70,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर अमेरिका 2,47,09,000 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर है। अटलांटिक जो द्वीप है वहाँ 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है। और यूरोप महाद्वीप जो है 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर है। और उसी प्रकार से है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि सबसे छोटा है। इनकी लंबाई चौड़ाई है 76,92,024 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको इतने को याद रखना है, खासकर से जो बड़ा है और सबसे छोटा है। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। जैसे कि उच्च प्राथमिक स्तर किसे कहते हैं, 6th क्लास को, 7th और 8th क्लास को। तो इसमें जो है सामाजिक अध्ययन का पाठ चलता है, तो उसमें देखना कौन कौन से सिलेबस रहता है। एक तो क्या होता है, इतिहास रहता ही है, भूगोल रहता ही है, राजनीतिक विज्ञान रहता है और अर्थशास्त्र रहता है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि इसमें समाजशास्त्र नहीं रहता, ये इसी के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वें नंबर का प्रश्न है कि आगमनात्मक अधिगम निम्न में से किस विधा का विरोधाभासी है। आगमनात्मक अधिगम निम्न में से किस विधा का विरोधाभासी है। तो आंसर रहेगा व्याख्यात्मक शिक्षण। व्याख्यात्मक शिक्षण इसका आंसर सही रहेगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला में क्या है कि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। दूसरा है कि वह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती हैं। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग
और विस्तार को बढ़ावा देते हैं। मान लीजिए किसी का आलोचना हो रहा है तो ऐसा नहीं कि वो कुंठित अवस्था में बैठेगा, भाई उस चीज को समझने का प्रयास करेगा कि कहाँ पर उनका गलती हो रहा है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। किसी की आलोचना को कभी भी दिल से नहीं लेना चाहिए, बशर्ते उसमें सुधार होना चाहिए। तो ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, पहला में। दूसरे में क्या है, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करता, तो गलत, यह मदद करता है। तो फिर हल के रूप में ये गलत हो गया। तो क्या है, एक सत्य है और दो असत्य है, डी ऑप्शन सही रहेगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। देखो प्रश्न क्या है, अनुभवजन्य। अनुभव मतलब क्या होता है कि आपने किसी कार्य को किया, उसके बाद आपको पता चल गया कि ये कार्य करने से क्या होता है। जैसे कि आजकल उदाहरण देता हूं मैं आम का, ठीक है। आपको पता है कि कच्चा आम खाने से क्या होता है, मतलब ये खट्टा लगता है। पके आम को खाओगे तो फिर यह मीठा रहता है। तो ये आपके अनुभव है, कच्चा पक्का का अनुभव है, मीठा खट्टा का। तो यही जो अनुभव है आपको, आपके जो इंद्रिया है, जैसे जीभ है, ये भी एक इंद्री है। तो आपके जीभ को पता चलता है, आपके दिमाग को पता चलता है, आपकी आंख को पता चलता है कि देखने से आंखों को और चखने से जीभ को कि ये खट्टा है कि ये मीठा है। तो अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होता है कि इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े हैं। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिक्रिया खाली संशिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं। तो आंसर क्या रहेगा, यहाँ भूगोल रहेगा। क्योंकि प्रश्न को समझना आप, भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां, तो जब भी ऐसा बात आता है, मॉडल किस में चलता है, भूगोल में ही चलता है ना। तो आंसर बी रहेगा। अगला, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। जैसे कि आपके पास न्यूज आता होगा, दैनिक भास्कर का है, हरिभूमि है, टाइम्स नाउ, नवभारत का है, या और भी कुछ हैं। तो उसमें आपसे देखना मौसम का जानकारी लिखा रहता है, उसमें दिया रहता है। तो ये जो जानकारी है वहाँ कैसा है, ये प्राथमिक जानकारी है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा होगा ही, लेकिन एक प्राथमिक जानकारी है, एक अनुभव साझा करता है कि आज का मौसम इस प्रकार से रहेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 28 नंबर का प्रश्न है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। भाई कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि सीखने में अक्षम रहते हैं, यानी कि आप उसे कितना भी समझा दो वो समझता नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो ये कैसे सीखते हैं, समावेशी से, यानी कि आप एक बच्चे को सिखाओगे वहाँ नहीं सीख पाएगा, लेकिन एक पूरे कक्षा को सिखाओगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपस में बच्चे सामंजस्य कर लेते हैं। और उसी सामंजस्य का परिणाम ये होता है कि जो कमजोर बच्चे हैं, जो अक्षम बच्चे हैं, वो भी समझ जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है। आपको ये सिद्धांत को पढ़ना है। जैसे कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। कहने के मतलब ये है कि कभी कभी होता है क्या है ना कि एक ही कक्षा में कई प्रकार के बच्चे रहते हैं, कोई टैलेंटेड रहता है, कोई कम टैलेंटेड रहता है, कोई एकदम से दिमाग से कमजोर रहता है। तो इसलिए टीचर को चाहिए क्या, एक क्लास को समझाते हुए साथ ही साथ एक ग्रुप बनाकर समझाना चाहिए या व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। ये सभी क्या है, उसका एक गुण है। ठीक है, अब ये जो सिद्धांत है वह किसने दिया है आपको ये बताना है। ये जो सिद्धांत है जीन पियाजे ने दिया है। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे ना तो इसी से संबंधित कुछ टॉपिक को भी देखेंगे जीन पियाजे का। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। काफी इंपॉर्टेंट है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। बताओ, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। ऑप्शन है अर्थशास्त्र से, राजनीतिक कूटनीति से, समाजशास्त्र से या राजाओं के वंशावलियों से। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।